हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क से। पहले ज़रा देखिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं मोशन जो होता है हमारे पास में कोई भी बॉडी का दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लीनियर मोशन, दूसरा होता है आपका एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन को हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की हम प्रॉपर्टीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन भी होता है। तो एंगुलर मोशन में जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज़ सेड टू बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एंड डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं। और व्हाट्स योर थीटा मेजर होता है ये आपका रेडियन में। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मान लेंगे यहाँ पर है, यहाँ से वो यहाँ पर पहुँची, तो उसने अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया पर्टिकुलर टाइम में, वही उसका थीटा होता है। दैट इज सेड टू बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टर्म हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, जस्ट रिवीजन। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपके पास में जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसी है रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा बाई डी टी। दैट इज सेड टू बी माई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, what is my angular acceleration? It is denoted by alpha, and alpha is equal to d omega by dt, यानी rate of change of your angular velocity, यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपके पास में लीनियर इक्वेशन की मोशन होती है, वैसे ही हमारे पास काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन होता है। राइट, काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन जो होता है हमारे पास में, जैसे आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन की मोशन होती है, लीनियर मोशन की इक्वेशन होती है, ऐसी हमारे पास में होता है यहाँ पर इफ थीटा इज सेड टू बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपका थीटा है, ओमेगा नॉट इज सेड टू बी योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, टी टाइम है, और अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। राइट, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लिख सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। सेकंड, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड वन इज योर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। राइट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं फॉर एंगुलर मोशन, जैसे आपकी लीनियर के लिए थी। इस पर आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। यानी पहले जो स्पीड है वो 1200 आरपीएम है, और फाइनल स्पीड जो हुई है वो 3120 आरपीएम हो गई। ठीक है, और टाइम जो है वो 16 सेकेंड है।
आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं, यानी कुल मिला के आपको थीटा निकालना है। एक बार थीटा निकल जाएगा तो फिर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपके पास में आरपीएम है, क्या ये हमारी एंगुलर स्पीड है? डायरेक्ट नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आरपीएम होते हैं वो होते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट। इट्स नॉट, इट इज सेट टू बी योर N1 और N2। ये आपकी ओमेगा नहीं होगी। ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, और एन से ओमेगा को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2πN/60, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में जब एन आपका आरपीएम हो, यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड है देन इट विल बी योर 2πN, वेयर एन इज RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड। दीज आर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए एक मिनट में या एक सेकंड में। ये एंगुलर स्पीड नहीं है। राइट। तो इसी बेसिस पे पहले मैं निकालूंगा ओमेगा नोट इनिशियल, इट्स योर 2πN1/60, 2π/1200 डिवाइड बाई 60, ये हो गया आपका 40π, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2πN2/60, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू 2π इंटू में 3120 डिवाइड बाई 60, ये हो गया 6 5 30, इट्स योर 104π, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 40π और 104π इन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ गया। आपको निकालना है अल्फा टी, आपको गिवन है तो फर्स्ट इक्वेशन ही हम यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दैट्स योर 104π इज इक्वल टू 40π प्लस अल्फा इंटू में टी, दैट्स योर 16 सेकेंड। सो अल्फा इंटू 16 इज इक्वल टू 104π माइनस 40π, दैट्स योर 64π। सो अल्फा इज इक्वल टू 64π अपॉन में 16, इट्स योर 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया? अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप इसकी चाहे यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो, दैट्स योर 3.14, इट्स योर 12.56 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मत रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हमें जब वैल्यू निकालनी है तब हम रखेंगे फाइनली, राइट। तो अल्फा निकल गया। दूसरा हमसे पूछा था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपको चाहिए थीटा, क्योंकि आपको कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक रिवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2π। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब होता है हमारे पास में तो वो 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो पहले हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, उसको 2π से डिवाइड कर देंगे, सिंपल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा आपके। तो पहले थीटा निकालेंगे। हाउ मच द थीटा? थीटा आप चाहे सेकंड इक्वेशन से निकालिए या थर्ड से, वो आपकी मर्जी है। तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
इट्स योर 40 पाई, पाई में ही रखिएगा इसकी वैल्यू को, वैसे भी पाई बाद में कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 16 प्लस हाफ इंटू दैट्स योर 4 पाई इंटू में टी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 128, ये हो जाएगा 640 पाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 प्लस 11 एंड दिस इज योर 512। ठीक है, 32 8 11, ठीक 512 पाई। कैलकुलेट करके ये आ गया हमारे पास में 2 4 प्लस 5 1152 पाई। दिस इज माई थीटा। हाउ मच द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? इट्स योर टोटल 1152 पाई डिवाइड बाई 2 पाई। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो 576 आ गए। सो हाउ मच रिवोल्यूशंस विल बी कंप्लीटेड इन दिस टाइम? ये जो बॉडी है कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी? 576। ठीक है, इतने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करेगी, राइट। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को करते हैं इस तरह एंगुलर मोशन के। और भी क्वेश्चंस आपके नोट्स में गिवन है, असाइनमेंट में गिवन है, और साथ ही आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, वो भी आप करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। टॉर्क। ठीक है, देखिए हमने ऑलरेडी बताया हुआ है टॉर्क क्या होता है आपका। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, यानी कि रोटेशनल मोशन में कब होती है? जब कोई हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है वो उसके सेंटर से पास ना हो, तब वो बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाती है। और उसी बेसिस पे आपका जो यहाँ पर जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये कपल लग रहा है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, द लाइन ऑफ एक्शन विच इज सेट टू बी योर आर मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक कपल बनाएंगे एंड दैट ड्यू टू दिस कपल दिस बॉडी विल ट्राई टू रोटेट इन दिस टाइम। ठीक है, या फिर बॉडी अगर किसी पार्ट पे हिंज है, मतलब जैसे आपका दरवाज़ा होता है, मैंने एग्जांपल भी बताया था, और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी इस पे हिंज के अबाउट क्या करेगी? यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश करेगी। एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है आपका, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू रोटेट, इट्स सेड टू बी माई टॉर्क। फोर्स का वो इफेक्ट जिससे कोई भी बॉडी, ठीक है, रोटेट करती है अपनी सेंट्रोइड या हिंज सपोर्ट के अबाउट, ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स by virtue of which any body rotate about its center or hinged support, राइट, उसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क जो होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के मल्टीप्लाई इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दिस टो, वेक्टर टो
इट विल बी इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा सिंपल सा, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये इस पर एक फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है, ये मान लेगा ये थीटा एंगल पे, ठीक है, मान लो ये इसकी आर डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो एफ ये आर है, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, ये वाला जो, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये नीचे वाला आर कोस थीटा होगा और ये वाला आपका आर साइन थीटा होगा। तो टॉर्क होता है आपका फोर्स यानी एफ इंटू में परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी एफ आर साइन थीटा, इसीलिए वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं दैट्स योर आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है टो इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है हमारे, ठीक है। हमेशा टॉर्क जब भी आप निकालते हैं तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में निकलता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पे काफ़ी सारे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है। टॉर्क कैसे निकालना है आपको, आप पोजीशन वेक्टर दे दिया है और फोर्स दे दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सॉरी, हाँ। तो क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फोर्स दे रखा है हमें विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप, ठीक है। 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में आर, इट इज इक्वल टू द आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। हाउ यू कैलकुलेट द टॉर्क? द टॉर्क विल बी इक्वल टू टो, इट्स योर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो हमेशा याद रखेंगे टॉर्क में जो होता है पोजीशन वेक्टर पहले आता है, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता है, ठीक है। इसका मैं आपको क्लास में बताऊंगा रीजन क्या होता है। तो व्हाट इज माय टॉर्क, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं आई जे के, 7 माइनस 3 माइनस 5, 1 1 माइनस 1 आई कैप। उसके बाद देखिएगा सिंपल सा, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके साथ और इधर वाला गायब हो जाता है। तो आई कैप मॉडुलस में बचेंगे आपके पास सिंपल माइनस 3 माइनस 5 1 और माइनस 1, ठीक है। दूसरा जे कैप, माइनस में जे कैप के इधर, तो 7 माइनस 5 1 माइनस 1 बचा, 7 माइनस 5 1 माइनस 1 प्लस के कैप, इसके साथ तो ये बचा सिर्फ ये, तो 7 माइनस 3 1 1। हम पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं,
कोई भी डिटर्मिनेंट्स होता है हम उसे 2/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करें। यह आसान तरीका आपके लिए, ताकि गलती ना हो। एक लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है बस। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई इससे, -3 इंटू -1 प्लस का 3 और -1 इंटू -5 माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का जे कैप 7 इंटू 1 माइनस का 7 और माइनस करके 1 इंटू -5 -5। ठीक है, प्लस के कैप 7 1 7 माइनस और माइनस करके 3। तो आई कैप 3 + 5 माइनस का जे कैप, ये माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस के कैप 7 + 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कितना आ गया, 3 + 5 8 आई कैप माइनस का जे कैप, ये माइनस का 2 बचेगा अंदर से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 जे कैप और प्लस 10 के कैप। ये आ गया हमारा टॉर्क। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉडी पे कि टॉर्क कितना अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो तो। ठीक है, तो नाउ ये हमारा टॉर्क था कि टॉर्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, टॉर्क क्या है, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स का इफेक्ट है। सॉरी। तो यहाँ पर जब कोई भी टॉर्क या फोर्स होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें वर्क डन भी होगा। तो हाउ मच द वर्क डन बाय ए टॉर्क। जैसे फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, वैसे ही आपका टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होगा, यानी एंगुलर मोशन में कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज सेड टू बी वर्क डन बाय ए टॉर्क, और यू कैन से हाउ मच द वर्क डन इन ए एंगुलर मोशन। तो मान लीजिएगा कोई बॉडी है हमारे पास में। ठीक है, अब ये इस पर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से जब रोटेट कर रही है यानी मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन तो होगा। तो वो वर्क डन कितना होगा हमारा, हमें यही कैलकुलेट करना है, हाउ मच द वर्क डन बाय द टॉर्क। टॉर्क की वजह से किसी बॉडी पे कितना वर्क डन होगा आपका। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हाउ मच द वर्क डन बाय ए टॉर्क। व्हाट इज द वर्क डन, बेसिकली वर्क डन होता क्या है हमारा, बताइए। जैसे आपने फोर्स में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लीनियर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी माय वर्क डन। ठीक है, तो सिमिलरली हम भी यहाँ पर वही लेके चलेंगे। मान लीजिएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट टी, यही होता है हमारे पास में। ठीक है, तो उस तरीके से नाउ डी एस दैट्स योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, और आपको पता है मैंने बताया था आपको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है हमारे पास में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट, वहीं से आपका। तो ये हम जो डी एस है, डी एस को हम लिख सकते हैं आर, अगर रेडियस है हमारे पास में मोशन की, आर इंटू में डी थीटा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन दिस डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ आर इंटू में डी थीटा। दिस एफ इंटू आर दैट विल बिकम्स एज योर टॉर्क, यही आपका टॉर्क है। तो टो डी थीटा दैट्स योर डी डब्ल्यू।
तो जैसे आपका लीनियर मोशन में बेटा एफ डी एस होता है, ऐसी एंगुलर मोशन में आपका टो डी थीटा होता है। तो यहाँ पर जो काम फोर्स करता है, फोर्स की जगह इतना वही काम आपका यहाँ पर टॉर्क करता है, जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है उसकी जगह आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस डब्लू बिकम्स एज योर इंटीग्रेशन ऑफ टो डी थीटा। सो वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क हमेशा आप याद रखोगे विच इज इक्वल टू टो डी थीटा। ठीक है, जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा, जैसे आप एफ डॉट डी एस निकालते थे, ऐसे ही आप टो डी थीटा से निकालेंगे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था बेटा, व्हाट इज योर लीनियर मोमेंटम क्या था हमारे पास में, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी हमारे पास में यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम द इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब ऑब्वियसली बात है कोई भी मास है जब वो मोशन में होगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, और वही इफेक्ट आपको जो बताता है वो मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में कोई बॉडी है, सिंपल से ये बॉडी हमारे पास ये रोटेट कर रही है। अब इसका जो अगर ये मास, इसका मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास है m। ठीक है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसका जो इफेक्ट होगा यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी। लेकिन इसका इफेक्ट इसके सेंटर पे कितना होगा, वो आपका होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दैट इज सेड टू बी योर एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर जो मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका रेडियस टाइम्स ऑफ योर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज योर एंगुलर मोमेंटम, सो इन केस ऑफ योर लीनियर मोशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिव्स द मेजरमेंट ऑफ योर ट्रांसलेटरी मोशन, वेयर एज इन केस ऑफ योर एंगुलर मोशन द एंगुलर मोमेंटम gives the measure of your translatory motion. The angular momentum of a particle rotating about any axis is defined as the moment of linear momentum, ठीक है, of the particle about that axis. ठीक है, so it can be defined as the moment of linear momentum about एन एक्सेस। तो यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट कुछ नहीं होता, मोमेंट मतलब उसका इफेक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सो एल से हम इसे डिनोट करते हैं। सो एल इज इक्वल टू होता है आपके पास में, एल इज इक्वल टू पी, आपके पास लीनियर मोमेंटम है, पी इंटू में आर। ठीक है, पी इंटू में आर। और डिस्टेंस फिर से आपके पास में जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन टू पार्टिकल। जिस भी पार्टिकल का हम मास ले रहे हैं उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे टॉर्क में होती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसी ये भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर साइन थीटा। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, दैट विल बी एल इज इक्वल टू से वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, और यू कैन से वेक्टर आर इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, वेयर पी इज सेट टू बी योर लीनियर मोमेंटम है आपका पी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में एम इंटू वी। ठीक है, तो हम चाहें हमारा अगर एक और, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला भी बन गया, दैट एल इज इक्वल टू इट्स योर एम इंटू में वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, या फिर एल इज इक्वल टू सिंपली एम वी आर। ठीक है, तो ये वेक्टर की फॉर्म में आर क्रॉस वेक्टर हमने एम, देखिए एम तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपका आर क्रॉस पी की वैल्यू रखोगे आप एम इंटू वी, एम बाहर आ जाएगा तो ये आर बन जाएगा आपका आर क्रॉस पी।
ठीक है, एम वी आर एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। आप कह सकते हैं इफ थीटा इज सेट टू बी योर मैक्सिमम दैट्स 90 डिग्री देन एल इज इक्वल टू एम वी आर सिंपली। ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, नाउ देखिएगा एल जो है हमारे पास विच इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी है, राइट। एल हमारे पास में इसकी वैल्यू है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, राइट। तो वेक्टर एल की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर आर क्रॉस पी। तो यहीं से हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं से दिस इज माई, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं डी एल बाई डी टी कर दूं देन दिस इज योर डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा तो डी एल बाई डी टी दैट्स योर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी हम जो मैं आपको बता दूं हम कर क्या रहे हैं, हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टो एंड एल। टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। टॉर्क होता है आपके पास में वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है, और पी होता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ओ सॉरी, ये होता है हमारे पास वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। एफ आपका फोर्स होता है, ये हम रिलेशन निकाल रहे हैं, और एफ होता है हमारे पास में डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो वही रिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपके पास में दो तरीके डी एल बाई डी टी इज सेट टू बी माई डी ओवर डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। अब ये दो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम दो प्रोडक्ट का, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें चेन रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल कहता है डिफ्रेंशिएशन का, पहले एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरे को बाहर रखेंगे, दूसरे का करेंगे तो फर्स्ट को बाहर रखेंगे, राइट। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हमने आर को बाहर रखा, तो ये हो गया आपके पास में डी ओवर डी टी हम किसका करेंगे, क्योंकि ये बीच में प्लस नहीं है, इस बार मल्टीप्लाई है, डी ओवर डी टी ऑफ पी का, प्लस फिर हम पी को छोड़ देंगे डी ओवर डी टी ऑफ आर का, ठीक है। तो ये हो गया देखिए हमारे पास में वेक्टर आर इंटू क्रॉस में दैट्स योर डी पी बाई डी टी, प्लस ये हो गया हमारे पास में पी इंटू में पी क्रॉस डी ओवर डी टी ऑफ आर, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर डी पी बाई डी टी, ये तो मेरे पास फोर्स बन गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज सेट टू बी योर एफ। सो ये तो हो गया आर क्रॉस एफ, प्लस पी की वैल्यू होती है आपके पास में एम इंटू बी क्रॉस डी आर बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, ये मेरे पास वी बन गया वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास में देखिएगा एम, पी की वैल्यू थी एम बी और क्रॉस में वी, व्हाट्स योर वी क्रॉस बी, यू नो वी क्रॉस वी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम टाइप के आपके वेक्टर्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं 0, जैसे आई क्रॉस आई, क्योंकि एंगल क्या होगा वी का वी के साथ में एंगल होगा 0, तो इसलिए हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास में सिंस डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास बचा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। सिर्फ हमारे पास यही वैल्यू बची इसकी, और वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ है आपके पास में डी एल बाई डी टी, इट इज़ योर टॉर्क। तो हम कह सकते हैं टॉर्क टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेट टू बी माई टॉर्क।
जैसे आपका न्यूटन का लॉ था, सेकंड लॉ लीनियर मोशन के लिए, वो कहता था द फोर्स इज इक्वल टू द, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सिमिलरली फोर्स की जगह यहाँ पर टॉर्क आ जाता है, आपका फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है। जैसे आपने वर्क डन में भी पढ़ा, वहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपका वर्क डन हो जाता है टॉर्क इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोशन में फोर्स का जो काम है वो कर रहा है आपका टॉर्क। तो जैसे वहाँ पर फोर्स था आपका, फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज था, यहाँ पर टॉर्क है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, दिस इज सेट टू माई, आप एंगुलर मोशन का न्यूटन लॉ भी कह सकते हैं आप इसे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एंगुलर मोशन, दैट इज योर टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और यू कैन से इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टो एंड एल। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन है आपका, दैट इज यू सेट टू बी योर। ठीक है, इसी के साथ इसी में मैं एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ, इफ़ दिस टो एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर जो हमारे पास में हम जो टॉर्क लगा रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क, वो अगर जीरो होगा, देन आई कैन राइट डाउन दिस डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो डी एल बाई डी टी जीरो होगा तो डी एल विल बी इक्वल टू जीरो एंड हेंस एल विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम का आपने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहाँ पर इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज सेट टू बी योर जीरो, देन डी पी विल बी इक्वल टू जीरो एंड पी इज सेट टू बी योर कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज सेट टू बी जीरो, अगर किसी रोटेशनल बॉडी पे हम एक टॉर्क अप्लाई ना करें, यानी एक्सटर्नल टॉर्क उस पर कोई अप्लाई ना हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये एक ही उसमें डेरिवेशन में कंप्लीट हो जाता है पूरा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल आर क्रॉस पी, इसकी वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको टॉर्क की दिखाई, टॉर्क आपका आर क्रॉस एफ। ठीक है, कुछ और वर्क डन बाई ए टॉर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा फॉर स्मॉल, अगर हमारे पास में टोटल निकालना हो टो इंटू डी थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन में। राइट, तो ये हमने टॉर्क, उसके इफेक्ट, और ये एंगुलर जो काइनेमेटिक्स होती है हमारे पास एंगुलर मोशन की, थीटा क्या होता है, एंगुलर ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो आज की क्लास के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक, और इसके बेसिस पे आप अपने जो असाइनमेंट है वो डिस्कस करेंगे। कल हम लाइव क्लास में मीट करेंगे और अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।